एंटागनिस्ट को और किन टेक्निकल मेथड से ख़तरनाक बनाते हैं, इसको जानने के लिए एक और एक्सट्रीम कैटेगरी के एंटागनिस्ट को एनालाइज करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि एक अच्छा एंटागनिस्ट फ्रिक्शन क्रिएट करता है, खिलजी बिल्कुल उसी रूल को फॉलो करता है, क्योंकि वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के आइडियल्स और गोल्स से बिल्कुल अपोजिट है। शायद तभी संजय लीला भंसाली ने हिस्ट्री में खिलजी के इतने सारे वर्जन्स में से सिर्फ यही वर्जन चुना, क्योंकि ये हमारे प्रोटैगनिस्ट के आइडियल्स से बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ राजपूतों की सबसे बड़ी ताकत उनकी शान और मान मर्यादा है, वहीं खिलजी की सबसे बड़ी ताकत दूसरों की शान छीनने का अंधा जुनून है। इस बात को कई अलग अलग बार फिल्म में बताने की कोशिश की गई है कि अलाउद्दीन नायाब चीज़ों को हथियाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज़ पर सिर्फ अलाउद्दीन का हक है। हमारे परिंदे नायाब है, उन पर आँच ना है। आप कहीं तो खामोश कर दे। नहीं, नायाब है इसके सुर, इसे कल पेश किया जाए। ये पत्थर नायाब है। यहाँ पे जब अलाउद्दीन का चाचा उससे नायाब पत्थर छीन के कहता है, इस बेशकीमती याकूत की असली जगह तो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान हिंद का ताज है, तो कुछ समय बाद अलाउद्दीन उससे वही ताज छीन लेता है जो तुम्हारे अब्बू ने हमसे छीना था। आज हमने उनसे उनका तख्त छीन लिया। मलिक कफूर से भी जब अलाउद्दीन पहली बार मिलता है तो वो उससे ज़्यादा उसके इत्र यानी परफ्यूम में इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि उसकी खुशबू उसे नायाब लगती है। नाम क्या है? मलिक कफूर हुजूर। तुम्हारा नहीं, इत्र का। जन्नतुल फिरदौस। इवन खलीब अली का डांस स्टेप भी खिलजी के चीज़ों को हथियाने का जुनून रिप्रेजेंट करता है। You know the vibe of this step. Your hands are like, give it to me, and your face is like, I want it. Rah! Come on. खिलजी की चीज़ों को पोजेस करने की आदत को ऐसे बताया गया है कि वो उन चीज़ों या लोगों को सही में नहीं प्यार करता, बल्कि सिर्फ उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है, मानो किसी बच्चे की तरह जो खिलौने के साथ खेल के उसे फेंक देता है। इसलिए ऑडियंस समझ जाती है कि खिलजी पद्मावती से प्यार नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसे अपने काबू में लाना चाहता है ताकि एक और नायाब चीज़ उसके नाम हो जाए। प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट के बीच में आइडियल डिफरेंस उनके दूसरे कैरेक्टर्स के टूवर्ड्स ट्रीटमेंट के थ्रू भी दिखाया गया है। राजपूतों के लिए रिश्ते सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। महारावल रतन सिंह अपने से ज़्यादा मान सिंह के सैक्रिफाइस को सामने रखता है। जब तक चित्तौड़ रहेगा, गोरा बादल का नाम गूंजता रहेगा। वहीं खिलजी अपने बचपन के दोस्त, अपने सगे चाचा और अपने खास खबरी को मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचता, और मलिक कफूर को तो ऐसे इग्नोर करता है जैसे जोया ने कुंदन को किया था। लेकिन पद्मावती की जगह तो नहीं ले सकता। रानी पद्मावती। ऐसा क्यों हो रहा है? नायाब चीज़ों का शौक रखने और अपनों को धोखा देने के अलावा अलाउद्दीन को भी गब्बर की तरह मेगलोमेनियाक यानी सेल्फ ऑब्सेस दिखाया गया है। गब्बर की तरह अलाउद्दीन भी थर्ड पर्सन में बात करता है। गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। जिस इतिहास में अलाउद्दीन का नाम नहीं है, उसे सजा दे रहे हैं। खिलजी की इन क्वालिटीज़ को फिल्म में इवन टेस्ट भी किया गया है। अगर हम राजपूतों के डायलॉग्स को सुने तो वो भी शायद खिलजी के डायलॉग्स की तरह साउंड करें, लेकिन यहीं पर डायरेक्टर और राइटर ने खिलजी की ये क्वालिटी टेस्ट होते हुए दिखाई है। क्योंकि अगर डायलॉग राइटिंग को ऑब्जर्व करें तो खिलजी के डायलॉग्स में वो सिर्फ अपने और अपने पोजीशंस के बारे में बात कर रहा है। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब तक वो मिट्टी ही नहीं बनी जो अलाउद्दीन को दफन कर सके। एक जंग हुस्न के नाम। वहीं राजपूतों के डायलॉग्स में वो एक पूरी कम्युनिटी और उनकी बहादुरी के बारे में बात कर रहे हैं। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार। हम राजपूत हैं, कभी पीठ दिखाकर नहीं जाते। उनकी तलवार से ज्यादा लोहा हम सूर्यवंशी मेवाड़ियों के सीने में है। खिलजी के डायलॉग्स सेल्फ ऑब्सेशन को पोर्ट्रे करते हैं, वहीं राजपूतों के कॉन्फिडेंस को। प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट के अपोजिंग व्यूज़ को दिखाने के लिए मिज़ान सेन का भी यूज़ किया गया है। नहीं, ये कोई फ्रेंच गाली नहीं है, ये एक फिल्म मेकिंग टर्म है जिसका मतलब होता है सेट पे प्रॉप्स, एक्टर्स, कैमरा, लाइट्स और बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट जो इस वे में हो कि सीन का कुछ मीनिंग निकले। ये हम कई बार देख सकते हैं, जैसे इस जगह रणवीर को कैमरा ऐसे वे में कैप्चर करता है कि ऑडियंस को सिग्निफाई हो जाए कि ये लिटरली आस्तीन का सांप है। इस सीन में भी ऐसा लगता है कि खिलजी अपनी बीवी से नहीं बल्कि शाही ताज से प्यार कर रहा है।
जिससे ये सिग्निफाई होता है कि उसको प्यार से ज़्यादा पावर में इंटरेस्ट है। इस फ्रेम में तो डायरेक्टली दोनों कम्युनिटीज़ के कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ को प्रॉप्स के प्लेसमेंट और कैमरा मूवमेंट के थ्रू दिखाया गया है। और इस सीन में लाइटिंग इस वे में की गई है कि खिलजी मानो अपने वार्म एनवायरनमेंट से निकल के एक कोल्ड टेरिटरी में जा रहा है। यूजुअली वार्म कलर्स लाइटिंग में कंफर्ट को पोर्ट्रे करते हैं, वहीं कोल्ड कलर्स डरावने तरीके का सूदिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। एक तरह से ये लाइटिंग खिलजी की बर्बादी का ट्रांजिशन सिग्निफाई करती है, क्योंकि अब तक वो अपने वार्म एनवायरनमेंट में यानी अपने घर में जीत रहा था, लेकिन इस सीन के बाद से उसको दूसरों के घर में जाके बर्बाद करने वाले चैलेंजेस फेस करने हैं। खिलजी के एंट्री सीन में भी पूरा सेट वार्म कलर से लाइटेड है, सिवाय रणवीर के जिनको कोल्ड लाइटिंग दी गई है, मेनली ये बताने के लिए कि अलाउद्दीन बाकी सबसे कितना ज़्यादा खूंखार और अलग है। गब्बर और खिलजी का ट्रीटमेंट शायद सेम साउंड कर रहा हो, लेकिन दोनों में बहुत अलग अलग नुआंसेस यूज़ किए गए हैं। गब्बर अपनी फ़ौज के टूवर्ड्स एक्टिव रहता है, वो उन्हीं के साथ यूजुअली दिखता है और ध्यान रखता है कि उसकी फ़ौज डरपोक लोगों की वजह से कमज़ोर ना पड़ जाए। दूसरी तरफ क्योंकि खिलजी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इसलिए वो ऑलमोस्ट सारा टाइम या तो अकेले बिताता है या सिर्फ अपनी नीड्स पूरी करता है। गब्बर अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन यूजुअली चिल्ला के एक्सप्रेस करता है। बराबर मिलेगी। चलो, निकल गई सब हेकड़ी इनकी, सब हेकड़ी। वहीं खिलजी सिवाय ताज वाले सीन के पूरी फिल्म में अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करता है। आज तुम्हारी मेहमान नवाजी भी नहीं कर सकते। बेमिसाल हुनर, आलीशान शान शौकत। आप ही की शर्त थी, अकेले आए, निहत्थे आए। इससे यह साबित होता है कि अनलाइक गब्बर, खिलजी दूसरों को अपने जाल में फंसाने के लिए कितना ज़्यादा अपने आप को बदल सकता है। वो गब्बर की तरह लोगों को अलार्म नहीं करेगा, बल्कि उनको कंफर्टेबल फील करा के अपने जाल में फंसाएगा। और तभी खिलजी को देखने में मज़ा आता है, क्योंकि वो सटल एंटागनिस्ट के नकाब में एक बहुत ही एक्सट्रीम एंटागनिस्ट है। ये कुछ तरीके थे एक्सट्रीम कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने के। अब देखते हैं बाकी कैटेगरीज को किन टेक्निक्स को यूज़ करके दिखाया जाता है। सटल कैटेगरी में देखें तो एक्टर्स का जॉब बहुत ही पेचीदा होता है, क्योंकि ना सिर्फ उन्हें ऑडियंस की नज़रों में एक ऑब्स्टिकल बनना है, बल्कि साथ में ये भी दिखाना है कि वो कितने वनरेबल यानी मजबूर हैं और बदल सकते हैं। ये काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि ये ऐसा करना होगा जैसे किसी पत्थर को इमोशंस फील करता दिखाना हो। अनलाइक एक्सट्रीम एंटागनिस्ट, हमें सटल कैरेक्टर्स की एंटागनिस्ट होने की वजह बताई जाती है। जैसे मुगल आज़म में अकबर की अनारकली के खिलाफ होने की वजह उसका मुगल आज़म होना है, जो इस सीन में पोर्ट्रे किया गया है। हम मजबूर हैं, बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम हैं। यानी उसकी ड्यूटी ने उसको ना सिर्फ एंटागनिस्ट बनाया, बल्कि एंड में चेंज भी किया। सटल एंटागनिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू DDLJ और मुगल आज़म जैसी फिल्मों को शुरुआत में ही बता दिया जाता है, जिससे पूरी फिल्म में हम उनकी मजबूरी समझ सकें। ये पूछती है कि चौधरी बलदेव सिंह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है। DDLJ की शुरुआत में बाऊजी के कैरेक्टर को कल्चरल वैल्यूज से जुड़ा हुआ दिखाया जाता है, जिससे एज एन ऑडियंस हम बाऊजी से इमीडिएटली रिलेट कर लेते हैं और पूरी फिल्म में ये समझ पाते हैं कि वो क्यों राज या सिमरन के एक्सट्रीम मॉडर्न बिहेवियर से अपसेट हो जाते हैं। बट टाइम टू टाइम हमें बाऊजी का एक एंटागनिस्ट होना भी याद दिलाया जाता है। I mean, इसके लिए तो सिर्फ में भी दिखाया जाता है कि अकबर औलाद के लिए कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है। अब बाप कहकर पुकारने वाली आवाज भी सुना थे, ताकि बाकी फिल्म में हम उसका सलीम के टूवर्ड्स लगाव कभी भी डाउट ना कर पाएं। यहाँ पे भी फ्रिक्शन दिखाने के लिए मिजान सेन का यूज़ किया गया है। ये फ्रेम साफ साफ सिंबलाइज करता है कि सलीम का हारना मुगल परचम पर डायरेक्ट हमला है। परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर पृथ्वीराज कपूर जैसे लेजेंड स्क्रीन पे हों तो एक ही एक्सप्रेशन में एंटागनिस्ट की मजबूरी और गुस्सा एक साथ पोर्ट्रे कर देते हैं। और अगर बमन ईरानी जैसे एक्टर हों तो फ्रिक्शन पोर्ट्रे करने के साथ साथ एक ही मोमेंट में हंसा भी सकते हैं। अगेन सटल कैटेगरी के एक्टर्स और डायरेक्टर्स का काम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें एंटागनिस्ट को बुरा दिखाने के साथ साथ ऑडियंस को हर समय गेस कराते रहना होता है कि हमारा कैरेक्टर कभी भी बदल सकता है।
मोहब्बतें और थ्री इडियट्स जैसी फिल्मों में ये दिखाने के लिए एंटागनिस्ट की पूरी बैक स्टोरी बताई जाती है। बेसिकली इन एंटागनिस्ट के लिए हमारे मन में गुस्से के साथ साथ सिंपैथी भी भरी जाती है। अब सेल्फ क्रिएटेड एंटागनिस्ट पे आते हैं। इस कैटेगरी का ट्रीटमेंट सटल एंटागनिस्ट से मिलता जुलता है। यहाँ पे बस यही फ़र्क है कि हमारे कैरेक्टर्स पूरे टाइम लाइकेबल होने चाहिए, बुरे नहीं। और यहाँ ऑडियंस को ये भी रियलाइज़ कराना होता है कि हमारे कैरेक्टर्स अच्छे तो हैं, लेकिन उनके साथ कुछ इश्यूज़ होने की वजह से वो वियर्ड एक्ट कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट सारी अक्षय कुमार कॉमेडीज़ में देखा जा सकता है, जहाँ यूजुअली अक्षय कुमार का कैरेक्टर अपनी ज़्यादा लालच की वजह से खुद ही की सिचुएशंस बिगाड़ लेता है। यार कसम से जब भी अक्षय कुमार अपनी गलतियों की वजह से डांट खाता था, बचपन में बड़ा रिलेटेबल लगता था। ये सबके गंदे कपड़े तू धोएगा और गंदे कपड़े रात से पेट में दाना नहीं गया है। चलो रंगीला जी चलो। पुलिस में चलते हैं, इनाम मिलेगा। अगर अक्षय कुमार जैसे एक्टर हो जिनके पास एक्सप्रेशन का भंडार हो तो ये कैटेगरी बहुत अच्छे से वर्क करती है। कबीर सिंह या देवदास जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं प्रोटैगनिस्ट को उसका डिक्लाइन रियलाइज़ कराने के लिए और हेंस फ्रिक्शन पोर्ट्रे करने के लिए। सिचुएशंस या एक्सटर्नल फोर्सेस में यूजुअली एंटागनिस्ट फेसलेस रहता है, मतलब कोई पर्टिकुलर फेस नहीं है जिसको हम एंटागनिस्ट बोल सकें। इससे फिर से फियर ऑफ अननोन बढ़ता है, क्योंकि इससे एंटागनिस्ट का खौफ हमारी इमेजिनेशन पर डिपेंड हो जाता है और इमेजिन करते समय हम सब कॉशियसली अपने दिमाग में जो हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस से हॉरर की डेफिनेशन बनी है उसको इस इमेजिनेशन से और इनडायरेक्टली इस फेसलेस एंटागनिस्ट से कनेक्ट कर देते हैं। इन एक्सटर्नल फोर्सेस को ग्रुप्स में बांट के ऐसा कई बार लग सकता है कि ये मोनोटोनस हो गए हैं, यानी एक ही भाषा बोल रहे हैं। ये ग्रुप्स यूजुअली सोसाइटी के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बाजीराव मस्तानी में ब्राह्मणों का ग्रुप उन फेक रिलीजियस गुरुज को रिप्रेजेंट करता है जो धर्म के नाम पर प्यार को रोकते हैं, और रंग दे बसंती में ब्रिटिशर्स और पॉलिटिशियंस का ग्रुप पावर में बैठे लोगों का करप्शन पोर्ट्रे करने के लिए यूज़ किया गया है। क्योंकि ऐसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हमारी आम जिंदगी से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसे एंटागनिस्ट देख के हमें एक सोशल मैसेज घर ले जाने को मिलता है। ग्रुप्स में एंटागनिस्ट को दिखाने से ऐसा लग सकता है कि उस कम्युनिटी के सारे लोग ऐसे होंगे, इसलिए ऐसे परसेप्शन को रोकने के लिए ज़रूरी है कि फिल्म में हमें एक ऐसा कैरेक्टर भी दिखाया जाए जो उस कम्युनिटी की अच्छी साइड को रिप्रेजेंट करे। जैसे बाजीराव मस्तानी में खुद पेशवा बाजीराव ब्राह्मण होके उस सोसाइटी के ईवल से लड़ रहे थे, तो ये डिस्टिंक्शन भी नेसेसरी है ताकि हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत ना पाल लें। अलग तरह की एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे टाइम भी एक यूनिक एंटागनिस्ट बनती हैं। जब ऐसी यूनिवर्सल फोर्स एक फिल्म में फ्रिक्शन का काम करे तब चाह के भी हम कोई चेंज या लाइकेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फोर्स हम सबकी लाइफ से जुड़ी हुई है। इसलिए ऐसे एंटागनिस्ट के टूवर्ड्स रिलेटेबिलिटी मैक्सिमम लेवल पे होती है। ये एक लौती कैटेगरी है जहाँ एंटागनिस्ट को पोर्ट्रे करना प्रोटैगनिस्ट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। हम ऐसी फिल्मों के प्रोटैगनिस्ट के दुख को फील करके ये रियलाइज़ करते हैं कि टाइम जैसी यूनिवर्सल फोर्सेस कितनी खतरनाक एंटागनिस्ट हैं। जैसे आनंद में राजेश खन्ना का पोर्ट्रेयल देखें तो उन्होंने इस कैरेक्टर को चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ के थ्रू पोर्ट्रे किया है। उनकी परफॉर्मेंस देख के ऐसा लगता है कि बड़ों की दुनिया में आनंद ही एक बच्चा है। ये वो अपनी आँखों और एवरग्रीन स्माइल से अचीव करते हैं। उनके डायलॉग्स भी इस तरह लिखे गए हैं कि हमें उनकी बातें ज़्यादा एंटरटेनिंग लगें। फिल्म की शुरुआत में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही सीरियस टॉपिक्स बहुत ही टेक्निकल वे में डिस्कस कर रहे होते हैं। चंद महीनों में डिस्टेंशन ऑफ स्टमक होगा, ट्यूमर बर्स्ट कर जाएगा, नहीं तो अक्यूट एनीमिया होगा, सांस नहीं ले पाएगा। लेकिन जब आनंद आता है तो डायलॉग्स अपने आप फनी और पोएटिक हो जाते हैं। यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत एक पल है बाबू मशाए, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा। बाबू मशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। वो अपने डायलॉग्स में भी चाइल्ड लाइक क्वालिटीज पोर्ट्रे करने के लिए किसी बच्चे की तरह उन्हें नॉन स्टॉप बोलते हैं। मेरा कसूर नहीं है दोस्त, ये बाबू मशाए ना मुझे जबरदस्ती खींच के लाया। मैंने बहुत कहा, मैंने कहा नहीं दोस्त नाराज हो जाएगा। बोला नहीं मैं कुलकर्णी को समझा दूंगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने के रईस चले आ रहे हैं, लखनऊ के नवाब राय बहादुर मुरारी खान साहिब। जिंदगी में मुझे सिर्फ 2 ही शौक है, बकबक करने का और खाना खाने का। बहुत बकबक करता हूँ, बहुत खाता हूँ। और एंड में सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं अपना चार्म और बढ़ाने के लिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपको भी? मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपको ही? क्यों मम्मी, क्या ख्याल है? उस हिसाब से तो अभी इंटरवल भी नहीं हुआ। बाकायदा अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। हाँ खिलाएंगे ना माँ जी। ये तो सटल एंटागनिस्ट की पहली कैटेगरी थी जिसमें कैरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं। अगर विजिलेंटी कैटेगरी देखें
तो इसमें प्रोसेस थोड़ा उल्टा होता है। यहाँ कैरेक्टर को एक विलेन की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है। 2.0 जैसी मूवी में पक्षी राजन को एक हाई लेवल थ्रेट की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद हमें उसकी बैक स्टोरी बताई जाती है ताकि हम पक्षी राजन से सिंपैथाइज कर सकें। सिमिलरली मंजुलिका से भी शुरुआत में हम डरते हैं, बट उसकी बैक स्टोरी सुन के हमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता है और हम उससे सिंपैथाइज कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली ऐसे केसेस में ऑडियंस की सिंपैथी गेन करने के बावजूद ये कैरेक्टर्स अपने एक्सट्रीम तरीकों की वजह से एंटागनिस्ट ही रह जाते हैं। मंजुलिका एक भूत बन जाती है और पक्षी राजन एक सुपर विलेन। इस वजह से एक्टर्स को अपनी वॉइस में अपने कैरेक्टर आर्क्स जितने ड्रामेटिक चेंजेस लाने पड़ते हैं। Or rather should I say, I knew it would turn out to be a good film. That was my instinct from the word go. और उनके लुक में भी बहुत एस्थेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे ड्रामेटिक चेंजेस इसलिए होते हैं ताकि क्रिएटर्स ये पोर्ट्रे कर सकें कि एक नॉर्मल इंसान के ट्रॉमा से गुजरने की वजह से उसका क्या हाल हो गया। ये चीज़ इस सीन में एक ही मोमेंट में विद्या बालन ने पोर्ट्रे की है, पहले नॉर्मल इंसान की वर्नेबिलिटी दिखाकर और फिर ड्रामेटिक चेंज लाके। फाइनली इन चारों कैटेगरीज में हम कुछ ऐसी फिल्में भी देख सकते हैं जो दो कैटेगरीज का मिक्सचर हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर का रामाधीर सिंह एक सटल और एक्सट्रीम एंटागनिस्ट दोनों है। सटल इसलिए क्योंकि हमें इस कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है कि कैसे वो अपने लड़के से परेशान है और उसे फैजल खान का परिवार को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी दुश्मनी ना तुमसे है, ना तुम्हारे अब्बा से थी, ना तुम्हारे भाई से थी। वो सिर्फ अपने आप को और अपनी पॉलिटिकल पावर को बचाना चाहता है। हमने तो उन्हें इसलिए मारा ताकि हम खुद जिंदा रह सकें। बेवजह कौन बनना चाहता है बताओ? लेकिन रामाधीर एक तरह से एक्सट्रीम भी है क्योंकि वो आइडियली कभी नहीं बदलता। उसका पर्पस हमेशा अपनी पोजीशन डिफेंड करना होता है, चाहे वो कितना भी सेल्फिश हो जाए। वो सिर्फ एक्सटर्नली बदलता है। जैसे जब सरदार को मारना था तो उसने सुल्तान को सर पर चढ़ा रखा था, लेकिन जब सरदार के घर शमा परवीन का निकाह होता है तो वो उसकी तरफ देखता भी नहीं। इससे ये पता चलता है कि वो अपना बिहेवियर अपनी कॉन्स्टेंट सोच के हिसाब से बदलता है। तेरे नाम में राधे एक सेल्फ क्रिएटेड एंटागनिस्ट तो है ही, लेकिन साथ में एक्सट्रीम भी है। मतलब अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फिर सिर्फ एक ही आदमी खुश हो सकता है। ए दिल मुश्किल में हमें सेल्फ क्रिएटेड और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों टाइप के एंटागनिस्ट देखने को मिलते हैं। सेल्फ क्रिएटेड इसलिए क्योंकि अयान के एक तरफा प्यार की वजह से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और एक्सटर्नल फोर्सेस इसलिए क्योंकि अयान भारत के आधे लॉन्डो का दर्द रिप्रेजेंट करता है। नहीं मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे टाइम अयान के प्यार के लिए एंटागनिस्ट है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्सेस वाली कैटेगरी में भी आती है। बजरंगी भाईजान में पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस मिलिट्री डिक्टेटरशिप को रिप्रेजेंट करती हैं। उन्हें हम ओवर द टाइम चेंज होते हुए देखते हैं, इसलिए वो सटल और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों कैटेगरी को सेटिस्फाई करती हैं। इन चारों कैटेगरीज को फुलफिल करने वाले एंटागनिस्ट को बताने से पहले मैं ये मेंशन करूँगा कि एंटागनिस्ट कितना अच्छा है। ये इस बात से पता चलता है कि उसने प्रोटैगनिस्ट को इंटरनली कितना चेंज किया है। ये चीज़ हम सारी कैटेगरीज में देख सकते हैं। DDLJ में बाऊजी की वजह से राज इंडियन कल्चर से रूबरू हो पाता है। रंग दे बसंती में गवर्नमेंट की लापरवाही से एक बेफिक्र दोस्तों का ग्रुप देश के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाता है। ये जवानी है दीवानी में बनी अपनी गलतियों की वजह से ये समझ पाता है कि लाइफ में कभी कभी रुक के अपनों का हाथ थामना भी ज़रूरी है। और शोले की बात करें तो मेरा पूरा पॉइंट क्लियर हो जाता है। असलियत में शोले की 2 एंडिंग शूट हुई थी। दूसरी एंडिंग में ठाकुर गब्बर को मार देता है। ये एंडिंग शायद इसलिए शूट हुई थी कि ताकि जब फिल्म ना चले तो एंडिंग चेंज हो सके, बट पहले कट में इसको ना रखने की वजह यही थी क्योंकि गब्बर को मार के ठाकुर का कैरेक्टर आर्क ना बनता, यानी ठाकुर आइडली चेंज नहीं होता। लेकिन मेन एंडिंग में हम देखते हैं कि ठाकुर को अपने बदले की डिज़ायर को गिव अप करना पड़ता है। उसका जो कानून के ऊपर विश्वास था जो बहुत पहले उठ चुका था, वो वापस आता हुआ हम देख पाते हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया कि व्हाट मेक्स अ ग्रेट विलन, लेकिन क्या सही में ऐसा कोई विलन एग्जिस्ट करता है जो उतनी अच्छे से परफॉर्म किया गया हो, जितने अच्छे से लिखा गया हो, जो अपने एक्शंस में एक्सट्रीम हो, एक सटल विजिलेंटी हो, अपनी लाइफ की ट्रेजेडी से सेल्फ क्रिएटेड हो और एक आर्मी जैसी फोर्स खड़ी करने की ताकत रखता हो?